विशेष तौर से हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के अवसर पर। जो हिंदी पत्रकारिता है उसके अगर 200 सालों को अगर हम देखें तो इसके दो पक्ष हैं। एक इसका सकारात्मक और सबल पक्ष है और एक इसका नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक इसलिए है क्योंकि जो हिंदी पत्रकारिता की सबसे बड़ी जो देन रही है, अगर आप उसको देखोगे, हिंदी पत्रकारिता का पूरा अगर उसका एनालिसिस करोगे तो हिंदी पत्रकारिता की जो सबसे बड़ी देन रही है वह रही है भारत की आज़ादी। अगर आज हमारा देश आज़ाद हुआ है तो वो मात्र और मात्र हिंदी पत्रकारिता की वजह से ही हुआ है। उसे मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ है। क्योंकि 1000 साल पुरानी गुलामी में हम भारतीय थे और हमारी मानसिकता पूरी तरह से गुलामी वाली हो गई थी। हम हर बात को अपनी नियत मान लिए। जो भी आता हमारे देश को लूटता, खसोटता, शोषण करता, चल देता। हम मानते कि हाँ साहब ठीक है। वो आते, चेहरे बदलते, निज़ाम बदलता, लेकिन लोग वही रहते, कानून वही रहता। वो लोग आते, नियम बनाते, हमसे कहते भाई इसको आप इसका पालन करो, हम मान लेते। वो अमानवीय नियम बनाते, हम उसको मान लेते। मतलब हर तरह के जो वो कहते गए हम वो मानते गए। हमको ये मालूम था कि ये देश हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हम इस देश के जो है वासिंदे हैं और हमको ये सब नियम मानना है क्योंकि मालिक लोग ये हैं और ये समय समय पर आते रहते हैं और बदलते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसी तरह से गुलामी में अपना जीवन बिता रहे थे। बाद में जब जो थोड़े बहुत भारतीय लोग थे जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर गए, विलायत उस समय बोलते थे, तो विलायत गए, इंग्लैंड गए या अन्य देशों के अंदर में गए, वहाँ पढ़े लिखे। गांधी जी जो है आपके साउथ अफ्रीका में गए, उनको जब ट्रेन से पकड़ के बाहर फेंका गया तब उनको लगा कि हमारी तो कुछ भी औकात नहीं है, हमारा तो कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आखिर हम हैं कौन? क्या हम भारतीय हैं? और ये जो सब कुछ हो रहा है हम इसको क्यों मानते हुए चले जा रहे हैं? जब ये चिंतन आया तो इस चिंतन ने ये बात निकल कर आई कि भैया आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जो भारतीय हैं, जो गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं, ये भारतीय जो हैं कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए कौन सा ऐसा काम हो सकता है जिससे इनके अंदर चेतना पैदा आए। अब उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या सोशल मीडिया या ये ज़माना तो था नहीं। तो ये बात निकल कर आई कि भैया जो है पत्र पत्रिकाएँ निकाली जाएं, अखबार निकाले जाएं और उसमें ऐसे लेख लिखे जाएं जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश शासन है, वो कैसे भारत के अंदर अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे देश को लूट खसोट रहे हैं, ताकि उनके अंदर एक जागृति का भाव पैदा आए, उनके अंदर एक राष्ट्रीयता का भाव पैदा आए, उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हो, उनके अंदर एक प्रतिरोध पैदा हो। जैसे ये कह रही थी, उस पर मैं भी आऊँगा थोड़ी देर में। तो ये सारी बातें लोगों के दिमाग, यानी कि उनके दिमाग को खोलना था। जो 1000 सालों से बंद दिमाग थे, उन दिमागों को खोलने का काम हिंदी पत्रकारिता ने किया, उन लोगों ने किया। लेख लिखे गए, अंधविश्वासों पर चोट की गई, अंग्रेज शासन की जितनी भी जो नीतियाँ थी, कुरीतियाँ थी, उन पर प्रहार किए गए। लोगों को बताया गया कि ये देश आपका है, नहीं तो लोगों ने मानना छोड़ दिया था कि ये देश हमारा है। तो जब लोगों के अंदर ये चेतना आनी शुरू हुई, लोग जागृत होने शुरू हुए, उनके अंदर एकजुटता आनी शुरू हुई, तो वहाँ से जो है हमारी आज़ादी के पक्ष में एक माहौल बनना शुरू हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ आंदोलन चले, भले ही वो आपका असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, जो भी जितने भी प्रकार के हमारे देश के अंदर आंदोलन हुए, वो आंदोलन इसी वजह से हुए क्योंकि तब तक भारतीय जाग गए थे या उन लोगों ने जगा दिए थे। नंबर 1। नंबर 2, उस समय के जितने भी पत्रकार थे, वो अलग से उस समय कोई पत्रकार नहीं होता था कि भैया ये आदमी पत्रकार है, ये आदमी साहित्यकार है,
ये आदमी मतलब ये आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दौर में जो आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था वही साहित्यकार भी था और वही पत्रकार भी था। संसाधन नहीं थे तो लोगों ने गहने बेच के भी तमाम तरीके से जिसके पास जो हो सकता था उसने जैसे तैसे व्यवस्था करके जो है पत्र पत्रिकाएं निकाली। उन्होंने तिहरी भूमिका निभाई। उन्होंने एक पत्रकार की भूमिका निभाई, उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम की भूमिका निभाई और उन्होंने एक जो है सामाजिक सुधारकों की जो है भूमिका निभाई। तो इस तरीके से करते 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 जब देशवासी हमारे ये थे, उन्होंने हर चीज़ का विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज उसके बाद जो जो कानून बनाते, आप इस बात का गौर कीजिएगा, अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ ये चीज़ देखेंगे कि 1920 से पहले या विशेष तौर से 1900 के आसपास में, तो तब तक कभी भी किसी भी प्रकार का विरोध कहीं भी नहीं हुआ। किसी भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई किसी भी नीति का कहीं विरोध ही नहीं हुआ। वो विरोध हुआ बाद में जब जागृति पैदा हुई। तो उसके बाद जब अंग्रेज नियम बनाते, वो नियम लोगों के बीच में पहुंचते, लोग उसका जो है पोस्टमार्टम करते, यानी कि उसको देखते और ये मान के चलते कि हमारे हक में है या नहीं है। और जब लोगों को लगा कि हमारे हक में है तो उन्होंने उसका समर्थन किया, और जिस दिन लोगों को लगा कि हमारे हक में नहीं है तो लोग उसके विरोध में उठ खड़े हुए। जितने भी सत्याग्रह हुए, नमक कानून का फलाना विरोध हुआ, बंगाल विभाजन का विरोध हुआ, जितने भी सारे विरोध हुए, तो ये भारतीय पत्रकारिता के 200 साल का, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय भी कम है, लेकिन मैं छूते हुए जा रहा हूँ। तो ये हमारी सबसे बड़ा सबल पक्ष था हिंदी पत्रकारिता का, कि हिंदी पत्रकारिता ने इस देश को आज़ादी दिलाई। ये बात अलग है कि लोग कहें इसने आज़ादी दिलाई, उसने आज़ादी दिलाई, उसने आज़ादी नहीं दिलाई। आज़ादी दिलाने वाले संगठित रूप में थे, उसमें गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, राजा राम मोहन रॉय भी थे, हर तरीके के लोग थे। किसी ने समाज सुधार का आंदोलन किया, क्रांतिकारी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन सब ने सामूहिक रूप से मिलके हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से इस देश को आज़ादी दिलाई। ये हमारी हिंदी पत्रकारिता का सबसे गौरवशाली नंबर 1। और नंबर 2, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, धीरे धीरे मैं छूते हुए जा रहा हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद जिस समय हम आज़ाद हुए हमारे पास कुछ नहीं था, लूटा खसोटा देश था। नई सरकार आई, नेहरू जी के नेतृत्व में उस समय जो है, अभी मेरा इस पर एक वीडियो आने वाली है, जल्द ही आप लोगों के बीच में आ जाएगी, कल तक मैं पोस्ट करूँगा। अगर आप में से कोई उसको सुनना चाहे तो थोड़ा बहुत आप पता चल सकता है कि क्या है। तो जब उन्होंने जो है आज़ादी के बाद जब देश में विकास के काम शुरू हुए तो धीरे धीरे जो है उद्योग धंधों की नींव भी पड़ी, अन्य क्षेत्र भी खुले, शिक्षा में भी काम हुआ, स्वास्थ्य में भी काम हुआ, कृषि में भी काम हुआ, अन्य क्षेत्रों में भी काम हुआ, अंतरिक्ष में भी काम हुआ, सेना के उसके लिए भी काम हुआ। तो धीरे धीरे पत्रकारिता भी विस्तार लेती चलेगी। पहले एकमात्र मकसद था देश को आज़ादी दिलाना और सोए हुए भारतीयों को जगाना, भारतीयों के अंदर चेतना पैदा करना। फिर पत्रकारिता बढ़ती हुई चली गई, कहीं समर्थन भी हुआ और कहीं विरोध भी हुआ, लेकिन एक हिसाब से पत्रकारिता चलती गई। तो उस पत्रकारिता में वो धार नहीं थी जो 1947 से पहले थी, या उसके पास ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं थी जो पहले हमारे पास में थी। फिर 1990 का दशक आता है। 1990 के दशक में उदारीकरण का दौर आता है, वैश्वीकरण का दौर आता है, निजीकरण का दौर आता है, यानी कि पूरी तरीके से बाजार केंद्रित एक व्यवस्था बन जाती है। और उस बाजार ने जो है सबको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उसने जो है सरकार को भी कब्जे में ले लिया। अब जो भी सरकार की नीतियां बनती हैं वो बाजार केंद्रित बनती है, बाजार प्रभावी होता है। अब जो भी मीडिया के अंदर आपके प्रोग्राम बनते हैं वो भी सब मीडिया केंद्रित हो गए, क्योंकि बाजार उसको भी, मीडिया को भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और उसी के हिसाब से वो बोल रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे इन वर्षों के अंदर जो है एक ऐसा सिस्टम बन गया कि जो कुछ भी होगा, जो बाजार बोलेगा वही चीज़ चलेगी। सरकार भी ये देखेगी कि भाई बाजार की मांग क्या है, वो उस हिसाब से नीतियां बनाएगी।
मीडिया भी ये देखेगा क्योंकि उसको अपने संस्थान चलाने हैं। फिर धीरे धीरे 90 के दशक के बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम भी सामने आ गया, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर प्रवेश कर गए। अब उनको बड़े बड़े, अब आज एक स्टूडियो जिसको आप देखते हो, भले वो किसी भी चैनल का हो, आज तक का हो, GTV का हो या किसी अन्य का हो, NDTV का हो, तो एक स्टूडियो जिसमें वो आदमी एंकर बोल रहा होता है, वो एक कितने करोड़ रुपए का बना हुआ होता है। सही बात। मात्र एक जिसमें वो बोलता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसमें। स्टेलाइट के अधिकार वो लेते हैं गवर्नमेंट से, लाखों करोड़ों रुपए के वो अधिकार खरीदते हैं, यानी कि एक चैनल को चलाने के लिए आपको अरबों रुपए की जरूरत होती है। अब अरबों रुपया आपको कहाँ से मिलेगा? वो या तो आपको जो सरकार के जो विज्ञापन हैं, बड़े बड़े विज्ञापन है, वहाँ से मिलना है, या सरकार के अनुदानों से मिलना है, या बाजार से मिलना है। अब जब तुमको सारी चीज़ें सरकार से मिलनी है और बाजार से मिलनी है, तो स्वाभाविक रूप से आप मुद्दों को क्यों उठाएंगे? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जन मुद्दे थे, आम आदमी के मुद्दे थे, स्वास्थ्य का मुद्दा था, गरीबी का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, और या जो अन्य तरीके के जो मुद्दे थे, वो मुद्दे धीरे धीरे किनारे चले गए। कुछ और ही मुद्दे जो है सामने आ गए। मतलब वो ऐसे मुद्दे अब सामने आने लगे जिसका आम आदमी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अब लेकिन अगर पत्रकारिता को अगर हम देखते हैं, तो पत्रकारिता का मकसद क्या है? जो पत्रकारिता की जो परिभाषा है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि आप आम आदमी की बात कहो। जैसे अभी बात हो रही थी साहित्यकारों की बात, तो साहित्यकार का मकसद क्या है कि वो आम आदमी के जीवन को प्रभावित। जैसे अभी यहाँ पर 2 कविताएं आ गई, देखिए। एक जैसे हमारी लक्ष्मी आर्य जी ने कहा, उन्होंने घास काटती महिला के दर्द को अपनी कविताओं के माध्यम से उकेरा। अब ये घास काटती महिला भी तो कह सकती थी। जो बात लक्ष्मी आर्य जी ने कही, वही बात जो है एक घास काटती महिला भी कह सकती है। लेकिन घास काटती महिला इसलिए नहीं कह सकती है क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं है, उसके पास मंच नहीं है, उसके पास माध्यम नहीं है। साहित्यकार के पास में माध्यम है, पत्रकार के पास में माध्यम है, उसके पास में चैनल है, उसके पास में कैमरा है, उसके पास में कलम है, उसके पास में कागज है। अब जब वो कहता है, उस माध्यम का उपयोग करता है, तो वो असंख्य लोगों तक पहुंचती है। जब वो असंख्य लोगों तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं पर उसका हस्तक्षेप होता है। वो हस्तक्षेप, जिसको अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ा हो, तो उसमें एक चीज़ आती है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। तो वो पूरी तरीके से एक दबाव समूह का काम करते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई ऐसी, जैसे डॉक्टर आनंद जी ने जो है वो बोला मजदूरों के बारे में, उन्होंने उसके दर्द को उकेर के सामने में रखा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि जो सक्षम लोग होते हैं, जो बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं, जिसके अंदर में चेतना है, जिसके अंदर कुछ कह पाने का साहस है, तो वही लोग जो है इस तरह के पेशे के अंदर में आते हैं। वो दूसरे के लोगों की, यानी उन लोगों की जो सक्षम नहीं है, उनकी जो है आवाज़ बनती है। अब यही पत्रकारिता धीरे 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 करके 2014 में आते आते 2014 में पूरी तरह बदल जाती है। अब 2014 में कैसे बदलती है कि 2014 के बाद एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाता है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भाई जो भी काम इस देश के अंदर में हुए हैं वो सब 2014 के बाद हुए, 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ। अभी मैं सर के साथ इस मामले में डिबेट भी कर रहा था कि उसमें चर्चा आ रही थी कि जब ये बात आई कि जब 2020 में हमारे यहाँ कोरोना आया, तो कोरोना के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने टीके बनाए, कोरोना के टीके बनाए, उन टीकों को लोगों को दिया गया और सरकार ने उसकी पूरी उस उपलब्धि को बहुत बड़ा चला के पेश किया और उसकी पूरी जो वो अपना श्रेय जो है उन्होंने वो खुद ले लिया। ठीक है, सरकार करने वाली है तो सरकार ने किया। अब मुझे ये बताइए, ये मतलब आप लोगों से भी मेरा सवाल है, 2020 में कोरोना आता है, 2020 में टीका बनता है, उस टीके को वैज्ञानिक बनाते हैं। अब जिन वैज्ञानिकों ने उस टीके को बनाया, क्या वो 2014 के बाद की पैदाइश थे? क्या वो इतने जल्दी पैदा होके विज्ञान का इतना ज्ञान ग्रहण करके और उसके बाद में जो है उन्होंने टीका बना के भी हमको दे दिया? भाई वो जो भी वैज्ञानिक होंगे, वो वैज्ञानिक
आज़ाद भारत के उन वैज्ञानिक संस्थानों में पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की होगी, उसके बाद में वो इस योग्य बने होंगे। सरकार ने फैसिलिटी दी, अच्छी बात है, उसका काम है, वो टैक्स लेती है, सब कुछ करती है, उसका काम भी है, और वो वायदे भी करती है, वायदे करके सत्ता में आती है, तो उसकी वो मॉरल ड्यूटी भी होती है। तो जब वो संस्थान बने होंगे तभी तो वो टीका भी आज बन पाया होगा। अब लेकिन एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया कि उन्होंने कहा कि भैया नहीं, आप ये जो कुछ भी हो रहा है 2014 में हुआ। तो हमने उस पर लगातार हम सवाल कर रहे हैं, हमने कहा भैया ठीक है जी, अगर 2014 में ही सब कुछ हो रहा है तो आप हमको ये बताइए कि आप किन स्कूलों में पढ़े, आप किन सड़कों में दौड़े, आप किन मेट्रो में आपने यात्रा की, किन बसों के अंदर में आप लोग गए। लेकिन ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, और ये सवाल पूछना ही पत्रकारिता का पहला धर्म है। यही सवाल पूछना साहित्यकार का भी पहला धर्म है, जैसे काजल जी ने यहाँ पर कहा था, ऐसी बातें कही थी। वहां पर भी मैं थोड़ा सा आता हूँ, समय कम है, लंबी बात कही उतनी नहीं हो सकती है। अब देखिए क्या है, जो सरकारें होती है ना, आपको मालूम है हमारी उत्तराखंड सरकार है या हमारी केंद्र सरकार है, तो इस सरकार के पास एक पूरा सूचना केंद्र होता है। हमारे देहरादून पर एक बड़ा सा जनसंपर्क, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय होता है। हर जिले में जो है जिला सूचना केंद्र होते हैं। इन जिला सूचना केंद्रों में, जनसंपर्क केंद्रों में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। उन कर्मचारियों को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, फैसिलिटीज मिलती हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम क्या होता है कि जो भी सरकार काम कर रही है, उन सरकारों ने जो भी काम किया है उसकी उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जाना। और वो जो सूचना केंद्र चल रहे हैं या उनके अधिकारी कर्मचारी जो पल रहे हैं, वो किसके पैसे से पल रहे हैं? आपके या हमारे पैसे से। हम लोग जो भी टैक्स हमारा जाता है, उस टैक्स के बलबूते पर वो संस्थान खुले हुए हैं। तो इतना बड़ा तंत्र आपके पास आपकी उपलब्धियों का बखान करने के लिए है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी सरकार बैठती है वो किसी न किसी पार्टी से संबंधित होती है। उस पार्टी के हजारों जो है, नहीं सैकड़ों जो है आपके आनुवंशिक संगठन होते हैं, छात्र संगठन भी होते हैं, किसान मोर्चा भी होता है, फलाना ये भी होता है, यानी फलाने, तो वो सब उस पार्टी का बखान करते हैं। खुद सरकार का मुखिया से लेके, मंत्री से लेके, या जितने भी लोग होते हैं, वो किसकी बात करते हैं? सरकार की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमने आम पब्लिक के लिए ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास आपकी उपलब्धियों का बखान करने के लिए तो इतना लंबा चौड़ा सारा सिस्टम है। अब सवाल ये है कि आपसे सवाल पूछने वाला कौन है, क्योंकि इतने में से तो कोई सवाल पूछेगा नहीं। भाई जिला सूचना अधिकारी अगर सवाल पूछने लगेगा, कल को वो सस्पेंड हो जाएगा। आपके अगर आनुवंशिक संगठनों के लोग अपनी ही सरकार से, अपनी ही पार्टी से सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो वो निलंबित हो जाएंगे। सवाल कौन पूछेगा? तो क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या लिखा नहीं जाना चाहिए? और दूसरी इस बात की क्या गारंटी है कि कोई भी सरकार जो बैठी हो, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, जो भी सरकार बैठी हुई हो, क्या वो 100% सही काम करती है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर नहीं करती हैं तो फिर तमाम आरोप प्रत्यारोप और ये सारी चीजें क्यों लगते रहती हैं? फिर तो जनता को खुश हो जाना चाहिए। इतनी खलबली, इतनी बेचैनी, इतने आंदोलन, इतना सड़कों पर उतर रहा है, कोई कह रहा है पानी नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है बिजली नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है वहाँ फलाना हो गया। ये अभी आप देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहे हैं। हमने सोचा वो नीट का गड़बड़ हो रहा होगा, आज कहीं देख रहे हैं कि वो वाले एग्ज़ाम जो है वो भी, उसमें भी सारी गड़बड़ी हो गई। तो अब इतना सारा सिस्टम हो रहा है तो आदमी सवाल किससे पूछेगा? शिक्षा मंत्रालय से पूछेगा, शिक्षा विभाग से पूछेगा, शिक्षा मंत्री से पूछेगा। तो अगर सवाल पूछने बंद हो गए तो काम कैसे चलेगा? नंबर 1 बात। और दूसरी बात यह है कि अगर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आया हुआ व्यक्ति है, अगर वो सरकार की ही उपलब्धियों का बखान करता है, उसी के पक्ष में बातों को करता है और आम आदमी को दरकिनार करके चलता है, तो फिर उसकी पत्रकारिता कहाँ रहेगी?
और अगर साहित्यकार भी ऐसा ही करता है, उसी के गुणगान गाता है, तो फिर वो साहित्यकार कहाँ रह गया, वो तो राज दरबारी हो गया, जैसे पहले से राज दरबार में होते थे। ये सारी चीजें तो हैं। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि अब जो पत्रकार है, अब उसको आप ऐसे समझिए कि मान लो थाना है, थाने में कौन जाता है भाई? कोई भी व्यक्ति जो अपराध जो करता है वो थाने में जाता है। या पुलिस किसको पकड़ के ले जाती है? जो आदमी अपराधी है उसी को पकड़ के ले जाता है, आम आदमी को तो पकड़ के नहीं लाएगी ना वो। ऐसी डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो व्यक्ति बीमार होता है वही डॉक्टर के पास में जाता है। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? उसको देखता है और किस चीज के बारे में बात करता है? जो बीमारी उसको है, या जो अंग माना किसी का खराब हो गया या कोई उसको बीमारी होगी, उसी अंश के बारे में वो उससे बात करेगा। अब डॉक्टर तो जबरदस्ती तो जाएगा नहीं आपके वहां, इलाज करेगा ना। वो इलाज करने के लिए देखेगा भाई कहाँ दिक्कत है आपको, पेट में है, आंख में है, हाथ में है, पाँव में है, कहाँ पर आपको दिक्कत है, वो उसी के बारे में आपको बताएगा। ये तो नहीं कहेगा नहीं नहीं भैया आप ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आपको हो रहा होगा, ऐसा कहता है? नहीं कहता है ना। तो वो क्या बताता है कि यानी कि जो आपकी डैमेज चीज है, जिससे आपको नुकसान हो रहा है, उसको चिन्हित करता है। उसको चिन्हित करने के बाद वो उसकी दवाई देता है, आपसे कहता है कि भैया ये डोज है, इस डोज को लो और इसको आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो सेम काम पत्रकार का भी होता है। उसका काम ये है कि वो अच्छी बातों को लाए या न लाए, वो एक अलग विषय है। उसके लिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दे दिया कि उनके पास बहुत लंबा चौड़ा तंत्र होता है, जिसमें खुद हमारा ही पैसा जा रहा होता है। उनकी बात कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके अंदर जो गलत हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, या भ्रष्टाचार हो रहा है, या योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज ठीक ढंग से नहीं हो रही है, तो उन सारी चीजों को लाने का काम किसका है? पत्रकारों का है। कि पत्रकार उस चीज को ढूंढें, ढूंढ ढूंढ के निकालें, यही तो काम है। नहीं है वो करके काम नहीं चलेगा, होगा। अगर आप जाओगे, तलाशी लोगे, अपनी रिसर्च जारी रखोगे, तो तुमको कई गलतियां उनकी नजर आ जाएंगी। तो जो भी गलत हो रहा है उसको आप निकालिए। तो ऐसे ही साहित्यकार का काम है। अब साहित्यकार को पता चल गया कि गवर्नमेंट ऐसी कर रही है, तो चोट करना उसका काम है। तो आप भी, जैसे अभी सर ने बोला था कि हम सभी एक ही प्रजाति के लोग हैं, एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो हमारा काम ये होता है कि एक चोट मैंने मारी, एक चोट आपने मारी, एक चोट किसी और ने मारी, तो हम सब एक दबाव समूह के रूप में आ गए, और जो चीज हम चाहते हैं उसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। तो कुल मिला के, मतलब अंततः मैं अपनी बात को समेटता हूं, तो कुल मिला के हमको ये देखना है कि जो पत्रकारिता या साहित्य के अंदर जो भी नकारात्मक गुण हैं उनको निकल। और दूसरी बात, एक बात और मैं यहाँ पर कहता हूँ, जो हम हैं ना, ये इस पेशे में हमको कोई जबरदस्ती नहीं लाया है, ये हमारा चुनाव है। ये हमने चुना है। हमसे किसने कहा थोड़ी तुम कविता करो, हमसे किसी ने थोड़ी कहा तुम रिपोर्ट लिखो। हमने चुनाव किया ना कि नहीं हम पत्रकार ही बनेंगे साहब। हमने कहा नहीं नहीं साहब हम कवि ही बनेंगे। तो जब आप कवि बन ही रहे हैं तो उसमें अपना एंजॉय कीजिए। और कवि का जो मूल धर्म है, साहित्यकार का जो मूल धर्म है, पत्रकार का जो मूल धर्म है, उस धर्म का निर्वहन होना चाहिए। जबरदस्ती तो आपको लाया नहीं गया है। और अभी भी अगर आपको डर है, अभी भी अगर आपको ये, आप ये चाहते हैं कि मेरे को अच्छा इनाम मिले या इनाम की वजह से मैं इन चीज़ों को करूं, तो आप अभी भी चले जाइए, सरकारी सेवाओं में चले जाइए, कहीं पर क्लर्की की पोस्ट पकड़ लीजिए या कोई और चीज़ पकड़ लीजिए, नहीं तो पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाइए कि भाई सब अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लगाइए। तो ये हमारी चॉइस है। और हम अगर अपनी चॉइस से उस पेशे के अंदर आए हैं तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत सारा जोखिम है, और उस जोखिमों के लिए भी, उन जोखिमों को उठाने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने कामों को, अपने उत्तरदायित्वों को पूरे समर्पण के साथ में नहीं करेंगे तो वो चीज़ भी उभर के नहीं आएगी। उसमें भी आपको सारी चीज़ें नकारात्मक ही नकारात्मक दिखेंगी। लेकिन जिस दिन हम उसको, उसके सबल पक्ष की तरफ को जाना शुरू कर देंगे, क्यों नहीं हो सकता है? जब हम देश को आज़ादी दिला सकते हैं, और वो भी ऐसे वैसे देश से नहीं,
ब्रिटिश साम्राज्यवाद से हमने अपने देश को आज़ादी दिलाई थी। और उस ब्रिटिश साम्राज्यवाद से, जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में कहा जाता है कि उसके जो है देश में सूरज नहीं डूबता था। 57 राष्ट्र जो है उसके गुलाम थे। उस देश से हमारे लोगों ने लिख के लोगों के अंदर चेतना पैदा करके देश को आज़ादी दिला दी। तो अभी तो छोटे मोटे जो भी चीज़ें, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक ढांचा तो है ही, तो उस ढांचे का उपयोग करते हुए हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारे पास गौरवशाली इतिहास भी है हिंदी पत्रकारिता का, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने सबल पक्ष को आगे रखते हुए जो हमारे निर्बल पक्ष है उसको कम करें और इस पक्ष को आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद।